हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं ये है हमारी बदलती पृथ्वी के ऊपर क्लास 7 NCERT बेस्ड जो भी पढ़ेंगे हम, ये NCERT बेस्ड पढ़ेंगे। कक्षा 7 में पर्यावरण में ये दिया हुआ है कि हमारी बदलती पृथ्वी, तो किस तरीके से जो हमारी पृथ्वी हैं वो बदलती जा रही हैं। और उसमें कुछ क्वेश्चनें हैं जैसे कि प्लेट क्यों घूमती है, बहिर्जनिक एवं अंतर्जनित बल क्या है, अपरदन क्या है, बाणकृत मैदान का निर्माण कैसे होता है, बालू टिब्बा क्या है, समुद्री पुलिंग का निर्माण कैसे होता है, चाँप झील क्या है। इन सभी क्वेश्चनों के उत्तर हम देखेंगे, साथ साथ और भी ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं और सभी को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए हमारी बदलती पृथ्वी किस तरीके से बदल रही हमारी पृथ्वी। पहला देखिए, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, स्थल मंडल जो हमारा है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है जिसे हम क्या करते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। देखिए हमारी जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर घूम तो रही है, साथ साथ देखिए इन जो पृथ्वी है जो हमारा घूम रही है अपने अक्ष पे, इसी के कारण जो है स्थल मंडली जो प्लेट होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे जो घूमती है तो ये कुछ मिलीमीटर जो है क्या है, कुछ मिलीमीटर क्या है ये खिसक जाती है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। देखिए पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा होता है उसी गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे चारों तरफ क्या है, वृत्तीय मार्ग पर घूमता है, उसी तरह जो है मैग्मा भी एक वृत्तीय रूप में घूमते रहता है। इसी कारण क्या है, इस जो है कुछ मिलीमीटर क्या है खिसक जाती हैं प्लेटें। ठीक है, देखिए स्थल मंडलीय प्लेट भूपर्पटी के अनेक बड़ी एवं छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं। देखिए कुछ छोटी होती हैं, कुछ मोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, अलग अलग आकार में प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। इन्हीं पर क्या है, महाद्वीप और महासागर की जो सतहें हैं वो टिकी हैं इन्हीं प्लेटों पर। फिर देखिए प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। ठीक है, प्लेट की इसी गति के कारण पृथ्वी की जो सतह है वो परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। अब देखिए पृथ्वी की जो गति है ना, ये कुछ बल के कारण बल हैं, उसके कारण इनकी गतियाँ को क्या है विभाजित किया गया है उनके आधार पर, बल के आधार पर। तो देखिए कौन कौन से बल हैं, दो बल हैं, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। ये दो बल हैं ऐसे जिनको क्या किया है, विभाजित किया गया है। तो देखेंगे क्या होता है ये। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर की ओर जो घटित होता है बल, उसको हम लोग अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। फिर क्या है, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न हो। देखिए पृथ्वी के अंदर जो हो रहा था वो था हमारा अंतर्जनित बल, और पृथ्वी की जो सतह पर हो रहा था होगा जो बल उत्पन्न, उसे हम लोग बहिर्जनिक बल कहेंगे या एक्सोजेनिक बल फोर्स कहेंगे। ठीक है, देखिए अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति रहते हैं। देखिए दो अंतर्जनित बल यानी कि जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में जो घटित होता है वो बल क्या होता है, कभी धीमी चलती है तो कभी क्या होता है बहुत तेज हो जाती है। अब देखिए भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। देखिए भूकंप और ज्वालामुखी जैसी कुछ आकस्मिक घटनाएं हो जाती हैं तो पृथ्वी की जो सतह है उस पर क्या होती है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देखिए पृथ्वी की
गतियां हैं, जो दो बल हैं, इस प्रकार हैं। देखिए, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल हम अभी समझे हैं। अंतर्जनित बल यानी पृथ्वी के अंदर, और बहिर्जनित बल यानी कि पृथ्वी के सतह पर। तो देखिए, अंतर्जनित बल जो है आकस्मिक बल होता है, पटल विरूपण बल होता है। दो तरीके का अंतर्जनित बल होता है, ठीक है। तो आकस्मिक बल आकस्मिक बल के कारण जो जो पृथ्वी में जो बदलती हैं, यानी कि कुछ चेंजेस होती हैं, वो है एक भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। भूकंप से पृथ्वी हिल जाता है, यानी कि धरती हिल जाती है। जिस एरिया में भूकंप आया उस एरिया को पूरा हिला के रख देती है। उसी तरह ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से क्या है, लावा निकलता है। जहाँ पे ज्वालामुखी होगा उसके आसपास एरिया पूरे लावा से ढक जाती है, यानी कि निकलते रहती है, तो आसपास की एरिया पूरा लावा हो जाती है, ठीक है। फिर भूस्खलन। भूस्खलन मतलब जो है हमारा धरती का अचानक से खिसक जाना, बीच में दरार आ जाना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। इसी अंतर्जनित बल में क्या है, पटल विरूपण बल है। अब देखिए, पर्वत निर्माणकारी बल। देखिए, पटल विरूपण बल में क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। अब देखते हैं बहिर्जनित बल, ठीक है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर होने वाला जो बल है, यह है अपर्दन और निक्षेपण। दो तरीके से होता है। तो इसके अंतर्गत जो होता है, नदी का बहना है ना, या बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद, ये सभी चीज़ें आती हैं। अगला देखते हैं। देखिए, ये कुछ डायग्राम है आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखिए, प्लेट, ये हमारा क्या हो गया, उद्गम केंद्र है, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है। यहीं से अगर भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ये भूकंपी ऊर्जा का क्या है, उद्गम केंद्र है। देखिए, ये प्लेट सीमा हो गई, आपको दिखाया गया है प्लेट सीमा। फिर ये अधिकेंद्र है, ये वाली जो हिस्सा है ये अधिकेंद्र है। भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं बाहर की ओर निकलती हुई, देखिए ये चारों तरफ निकली है। जहाँ तक भूकंप का एरिया है, जहाँ तक प्रभावित होगा, पूरा भूकंप तरंगे वहाँ तक फैलती हुई दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं, ठीक है। जो कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। मैंने आपको बताया ये उद्गम केंद्र है किसका, भूकंप का। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाली जो हिस्सा है, जस्ट अब उद्गम केंद्र के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है, ये क्या, अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। ये जो सब देख रहे हैं आप, सफ़ेद सफ़ेद जो लकीरें हैं, ये क्या है, तरंगे हैं। आपको समझाने के लिए, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। जहाँ पर जितने पास में होंगी, ठीक है, भूकंप, वहाँ उतने ही नुकसान होगा, और जहाँ जितने दूर होगी वहाँ पे कम नुकसान होगा, और धीरे धीरे वहाँ पे भूकंप खत्म हो जाती है, उसकी तीव्रता जो है कम हो जाती है। देखिए, भूकंपी जो तरंगे हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। पी तरंगे यानी पी, और एस यानी एस वाली, और एल यानी एल तरंगे। तीनों का अलग नाम दिया गया है, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, पृष्ठीय तरंगे, ठीक है। देखिए, भूकंप लेखी, जो भूकंप आती है उसको नापा जाता है, ठीक है। रिएक्टर स्केल में नापा जाता है कि कितना भूकंप आया है, ठीक है। तो ये एक भूकंप लेखी का डायग्राम है, यानी कि चित्र है। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है। देखिए, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। ये भूकंप लेखी यंत्र है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर नापी जाती है। अब देखिए, क्वेश्चन यहीं से बनता है, भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल से नापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, मतलब नुकसान नहीं होता वहाँ पे, सीधी सी बात, वहाँ पे पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी सी भी पता चलेगी तो धरती थोड़ी सी हिल रही है ऐसे लगेगा,
नहीं के बराबर होता है प्रभाव इसका। लेकिन देखिए जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं को गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। तो देखिए जहाँ पे भूकंप अगर की तीव्रता अगर 5.0 यानी 5 है, वहाँ पर वस्तुओं की क्या है गिर जाती है तो वहाँ क्षति पहुंच जाती है वस्तुओं को, ठीक है। लेकिन देखिए अब जिस भूकंप की तीव्रता 6 हो यानी कि 6.0 हो अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। अगर इतने के बीच 6 और 7 के बीच में अगर आता है कोई भी भूकंप की तीव्रता तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, बहुत ज़्यादा क्षति होती है, मंजिलें गिर जाती हैं, घर वगैरह गिर जाते हैं, ये और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। देखिए अब कुछ मुख्य स्थलाकृतियाँ के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य स्थलाकृतियाँ के बारे में देखिए अपक्षय और अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटती होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय क्रिया होती है। देखिए पृथ्वी की जो सतह है उसमें सैल होते हैं, अगर वो टूटती है तो हम क्या होता है अपक्षय क्रिया होती है। उसी तरह अपर्दन क्रिया भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं, ठीक है। फिर है वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप वह एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। फिर है अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। अब यहाँ देखिए पृथ्वी का जो हमारी जो बदलती पृथ्वी है यही इन्हीं सभी कारणों से धीरे धीरे क्या है चेंजेस होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। स्थलाकृतियाँ हो गया, नदी हो गए और कुछ चीज़ें हो गई, भूकंप आ गया और कुछ हो गया, तो इसके कारण क्या है हमारी जो पृथ्वी है बदलती रहती है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे ज़रूर, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। देखिए अब कुछ रोचक तथ्य जान जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं, लेकिन क्या है सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला एंजल जलप्रपात है। देखिए ये है एंजल जलप्रपात, ये बहुत ही बड़ा यानी कि बहुत ही ऊंचा जलप्रपात है, इसका नाम है एंजल जलप्रपात और ये है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में, ठीक है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है, ठीक है। इन सभी को याद रखिए आप, नियाग्रा जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात और सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात, ठीक है। ये एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगला है नदी के कार्य। अब नदी के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। देखिए नदी के जल में दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, ठीक है। जो भूमि हमको दिखाई देती है उसी का क्या होता है धीरे धीरे अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जल प्रपात बनाती है, ठीक है। यानी कि देखिए जब नदी किसी खड़े ढाल वाले यानी कि बहुत थोड़ी सी ऊंचाई हो यानी कि खड़ा ढाल हो वहाँ से अगर गिर रही है नदी, है ना, तो ये अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो वो क्या कहलाती है जलप्रपात कहलाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है ये कठोर सैल है, अभी बताया कठोर सैल या खड़े ढाल, ठीक है। तो ये कठोर सैल है, इसके ऊपर से जो है नदी गिर रही है तो ये क्या कहला गया जलप्रपात हो गया। जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु सैल। अब देखिए ये जल के द्वारा जो मिट्टी का कटाव है ये बना हुआ है, ठीक है। ये दोनों एक साथ हो तभी क्या होगा हमारे पास ये जलप्रपात बनेगा, ठीक है। देखिए जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। देखिए जब मैदानी क्षेत्र में बहती है तो ये मोड़दार मार्ग दिख रहा है आपको, ये सभी पूरा मोड़दार मार्ग है, ठीक है। नदी के इन्हें बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो बड़ा सा मोड़ है
ये हमारा विसर्प कहलाने लग गया। ठीक है, इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो गया। अब देखिए धीरे धीरे जहाँ पे विसर्प हो रहा है वहाँ पे क्या हो गया, अपर्दन चालू हो गया, निक्षेपण चालू हो गया। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि अपर्दन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे बैक करके एक बार ज़रूर देख लें। फिर देखिए विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। देखिए ये विसर्प से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो एक अलग सा झील बनाता है जिसे हम लोग चांप झील कहते हैं। क्या, चांप झील। ये देखिए यहाँ पे जो अलग से जो बन रहा है ये जो झील, उसको हम लोग चांप झील बोलते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी में जो पानी है वो बहुत अधिक आ जाता है और इसके कारण क्या है, तटों से बाहर बहने लगता है। इसी कारण निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ का निक्षेपण करती है। अब देखिए बाढ़ आ जाने के कारण यह जो है कि नदी के तटों है ना, जो निकटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर महीन मिट्टी, एकदम पतली मिट्टी और अन्य पदार्थ भी क्या होता है, निक्षेपण हो जाता है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं और जो ऐसी जो महीन मिट्टी और अन्य पदार्थ का निक्षेपण हो जाता है उसको हम लोग अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ के मैदान का निर्माण हो जाता है। इसी से हमको क्या हो जाता है, वहाँ पे उपजाऊ वाली मिट्टी मिल जाती है और बहुत ही अच्छा उपजाऊ होने लगता है। ठीक है, देखिए अब डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे कुछ। नदी के उथित तटों को तटबंध कहते हैं। ठीक है, तटबंध देखिए मैं आपको यहाँ पे अभी बताया था, तटबंध ये नदी है, ये बाढ़ की नदी, और ये जो बाहर ऊपर उठा हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग तटबंध। ठीक है, समझ में आ गया आपको तटबंध क्या है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको हम लोग वितरिका कहते हैं। देखिए अब समुद्र तक नदी पहुँचते पहुँचते धीमी हो जाती है और बहुत सारी धाराओं में विभाजित हो जाती है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वितरिका कहते हैं। देखिए ये वितरिका, ये नदी है मुख्य नदी, और यहाँ आने के बाद धीरे के बाद कई हिस्सों में क्या विभाजित हो जाती है, तो ये क्या कहलाती है, वितरिका कहलाती है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मलबे का निक्षेपण होने लगता है, रुकने लगता है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। अब देखिए यहीं पे क्या है, ये डेल्टा बनते जा रहा है, ये दिख रहा है आपको, बीच बीच में डेल्टा का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार डेल्टा का निर्माण होता है। फिर देखिए समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ देखेंगे कुछ। समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। ठीक है, समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती रहती हैं। देखिए समुद्र की जो तरंग है वो सैलों से, ये जो सैल दिख रहा है आपको, इससे क्या है, टकराते, ये जो सैल दिख रहा है इससे टकराते रहती हैं, जिससे दरार उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये टकराते टकराते ऐसे हो गई कि इसको क्या बोले हम लोग, समुद्री गुफा कहने लग गए। अब इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। ठीक है, ये तटीय मेहराब दिख रहा है आपको, ये तटीय मेहराब, सिर्फ अब ऊपर का छत हिस्सा बचा। अभी तक गुफा था, अब क्या हुआ, तटीय मेहराब में बदल गया। ये लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेक कहते हैं। अब देखो ये लगातार टकराने से इस तरंगे क्या हैं, ये जो तटीय मेहराब है ये भी टूट जाती है, और यहाँ पे देखिए ये स्टेक दिख रहा है, इस तरह हमको दीवार दिखने लगता है। ठीक है, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। अब ये ऊपर उठा हुआ जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्र भृगु कहते हैं।
समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। देखिए हिमनद के कार्य जानेंगे अब। हिमनद के जो कार्य हैं, चट्टानों से गुलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है, ठीक है। और गुलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। कौन? हिमनद, ठीक है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं, बहुत गहराई का निर्माण करते हैं हिमनद। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। देखिए हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में, जैसे ये हमारा जो है पर्वत है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर ऊपर पे क्या है, बर्फ़ जमा हुआ है और बर्फ़ जमने के कारण क्या है, ये गर्मी के दिनों में या फिर गर्म होकर नीचे क्या है, जो गर्त बना रहता है इस पे जाकर क्या होता है, ये इकट्ठा हो जाता है और इसे ही एक सुंदर झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है। हिमनद के द्वारा लगाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। अब देखिए हिमनद हिमोड़ का निर्माण कैसे होता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ यानी छोटे बड़े सैल, रेत या तलछट मिट्टी का निक्षेपण करते हैं और इसी निक्षेपित के कारण हिमनद हिमोड़ का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं ये हिमनद है और जो है धीरे धीरे ये क्या होती है, गर्द बनाती है, सुंदर झील बनाती है और हिमनद का हिमोड़ का भी निर्माण करती है। अब जानेंगे पवन के कार्य। पवन के क्या क्या कार्य हैं। छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं जिन्हें सामान्य छत्रक सेल कहते हैं, ठीक है। पवन सेल ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। जो पवने हैं, पवन का जो कार्य है, जो सेल है ऊपरी भाग का, वो अपेक्षा के निचले भाग को आसानी से काट सकती है। इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। देखिए ऐसा क्या होता है, अगर ऐसा कुछ पवन सेल मिलती है हमको तो क्या करता है, जो आधार होता है, नीचे वाला जो बेस होता है वो क्या होता है, संकीर्ण होता है, पतला होता है, लेकिन जो शीर्ष होता है क्या होता है, वो विस्तृत होता है, बड़ा होता है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। ये बालू टिब्बा है। इस तरह से हम देख सकते हैं जब पवन का बहाव रुक जाता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ियाँ बनाती है। ये देख रहे हैं आप, छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ बनी हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। देखिए जो बालू के जो कण होते हैं, महीन होते हैं, हल्के होते हैं, तो वायु जो है उसको उठाकर बहुत दूर ले जा सकते हैं, कहीं भी आसपास थोड़े से दूर तक, जब तक पवन चल रही है, हवा चल रही है तब तक। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र से निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। देखिए जब ये जो बालू का जो कण है विस्तृत क्षेत्र से निक्षेपित हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं, हट जाते हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा निक्षेप कहाँ पाया जाता है, कहाँ का सबसे बड़ा विशाल है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, चीन का में जो है लोएस का निक्षेप पाए जाते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।